तो थांडाई के सीखने के नियम से जरूर आएगा। थांडाई के सीखने का नियम कितने होते हैं मुख्य रूप से? नहीं तो कुल थांडाई के मुख्य नियम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार अगर पूछेगा तो दो, और प्रकार दो तरीके के हैं। एक आपका है मुख्य नियम, दूसरा क्या होता है गौण नियम। अब यहाँ पर सवाल बनेगा मुख्य नियम कितने होते हैं तो बताइएगा 3, और गौण नियम कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो दिक्कत सबसे पहला होता है तत्परता का नियम, दूसरा होता है अभ्यास का नियम, तीसरा होता है प्रभाव का नियम। कोई बच्चा एक वीडियो पे मैंने कमेंट किया था कि सर आप लिखते समय पाई का इस्तेमाल नहीं करते, मतलब पाई नहीं देते, उतना समय नहीं है इसलिए पाई का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पहला ठीक लिखेंगे तब, नहीं लिखेंगे तब मिटाई देना है। हाँ, पहला है बहु प्रतिक्रिया का नियम, दूसरा क्या है आंशिक क्रिया का नियम, तीसरा लिखिएगा मानसिक स्थिति का नियम, अगर लिखिएगा आत्म साधकरण या किसी को हम कह सकते हैं इसका सादृश्यता का नियम। अरे किसी को एक और नाम से भी जानते हैं समीपता का नियम, और अगला लीजिएगा साहचर्य वर्तन का। यही पढ़ेंगे। 1 नंबर का सवाल आएगा। सवाल इसके डिस्क्रिप्शन से कभी नहीं आता है। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? पहला सवाल बनेगा निम्न में से कौन सा थांडाई के सीखने का नियम नहीं है? जब नहीं मुख्य नियम नहीं है, मुख्य नियम नहीं जब ये 4 ऑप्शन बनाएगा ना तो 3 आपका दिया है ऑलरेडी, और 1 ऑप्शन को इसमें से क्या करेगा ऐड करेगा। समझ रहे ना? अगर यह 3 बात है, इसमें क्या होता है इस बात को मत रखिए, या इसको रख रहे हैं तो इसको मत, इसलिए इसको रख लेंगे तो दिमाग में आएगा कि यह मुख्य होते हैं, तो बाकी जितने आ जाएंगे सब क्या हो जाएंगे सब। इसको पढ़ने का मतलब कहाँ से हो जाता है? सवाल ये भी बन सकता है, इसको पढ़ लेंगे तब भी गौण नियम निम्न में से कौन सा थांडाई का मुख्य गौण नियम है? बस में या नहीं है, नहीं अक्सर ही देता है तो 3 इसमें से दिया रहेगा, 1 में से क्या करेगा जोड़ देगा। 2018 में 2019 प्राइमरी और जूनियर दोनों में थांडाई के मुख्य नियम और गौण नियम से सवाल क्या किया गया है पूछा गया। हाँ, इसका क्रम नहीं होता है, जबकि इसका क्रम होता है। इसके क्रम से बहुत बार पूछा गया नया नहीं है, लेकिन मुख्य नियम एकदम कंफर्म है। इसी तरीके से बच्चे को हम पढ़ाएंगे तभी बच्चा क्या करेगा सीख करेगा। अगला सवाल देखिए, पिछली बार पूछा था कि थांडाई का तत्परता का नियम किस कौशल से मैच करता है मिलता है? तो कौन सा कौशल? अब समझे तत्परता का नियम क्या होता है बताइए। तत्परता का नियम कहता है सबसे पहले बच्चों क्या करिए तत्पर का मतलब होता है एक्टिव। अब समझिएगा प्रस्तावना कौशल के पढ़े हैं आप लोग सुपर, इधर से आप बताइए प्रस्तावना कौशल के घटक में और मुख्य उद्देश्य प्रस्तावना कौशल का क्या होता है बताइए। आप बताइए प्रस्तावना कौशल कभी जिंदगी में सुनी है? आप बताइए। मुख्य उद्देश्य होता है पूर्व ज्ञान।
आप बताइए। हाँ, सबसे पहला मुख्य उद्देश्य होता है प्रकरण निकलवाना। हम ये नहीं सवाल किए कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। अगर मैं सवाल करूं कि प्रस्तावना कौशल में प्रश्न किस टाइप के पूछे जाते हैं, तब बताएंगे पूर्व ज्ञान पे आ जाए। हम पूछे मुख्य उद्देश्य क्या होता है, प्रकरण निकलवाना। तो प्रकरण निकलवाने के लिए बच्चों से क्या पूछते हैं, प्रश्न। और प्रश्न कैसे होते हैं, पूर्व ज्ञान। और पूर्व ज्ञान से जब प्रश्न पूछेंगे ना, तो प्रत्येक बच्चे के दिमाग में वो प्रश्न का उत्तर रहेगा। जैसे इनकेस देखते होंगे कुछ ऐसे सवाल जब बच्चे से पूछा जाता है जिसको सबको पता होता है उत्तर, हम कितना भी कहेंगे कि एक लोगों को बताएंगे, तब वो सब लोग एक साथ क्या कर देते हैं, किस रूप में है वो, सब लोग बताने के लिए क्या है, तत्पर है। और बच्चे को पूर्व ज्ञान से सवाल पूछा जाता है कि सारे बच्चे एक्टिव हो जाएंगे, और जब एक्टिव होंगे तो तत्परता से जवाब देंगे, तो प्रकरण निकलवा के हम पूर्व ज्ञान से नई ज्ञान क्या करेंगे, बता लेंगे, जोड़ लेंगे। अभ्यास का नियम, जब हम नियम तत्पर करके पढ़ा लेते हैं तो क्या कराते हैं, अभ्यास कराते हैं ना। और इसीलिए जब कोई टॉपिक खत्म हो जाता है तो पिछड़ा लिखा होता है अभ्यास कार्य, लिखा होता है ना, जहाँ पर आपके प्रश्न जो होते हैं कई प्रकार से पूछे जाते हैं। एक प्रश्न उसमें, जैसे आप कोई कहानी पढ़ा और लिखा करोड़ी मूल्य कहाँ का रहने वाला था, किसका व्यापारी था, ऐसा हो ना कोई था। इसमें करने के बाद सत्य असत्य हुआ करता था, फिल्म करने वाला होता था, ऐसा होता था नहीं, वह सब क्या है, अभ्यास का नियम वही कहलाता है। और अगली बार आप बताएंगे या प्रश्न जब वैसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो वह प्रश्न पे बच्चा प्रभाव पड़ेगा कि जो पढ़ाया गया था वैसा ही एग्जाम में सवाल आया। बात यही होता है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव। दोहराएंगे एग्जाम। ठंडाई का मुख्य नियम कितने होते हैं, पहला क्या होता है, भूलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। अगला गौण नियम, यह तो मुख्य है, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई बच्चा नहीं समझ पाए तो हम किस ग्रुप का प्रयोग करेंगे, गौण नियम का। जो छुपा होता है बच्चे बोलते नहीं है, और वह बच्चे दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक बहिर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी का मतलब सही होगा तब भी बच्चा बोल देगा, गलती होगा। और कुछ बच्चे होते हैं सही होते हुए भी कहते हैं हम ना बोला, जब बताया तो हमको पता रहा लेकिन हम ना बताए, ठीक है ना। अंतर्मुखी वाले बच्चों को बात को बाहर निकालने के लिए इन सभी नियमों का क्या कर सकते हैं आप, प्रयोग कर सकते हैं। पहला क्या लिखा गया है, इसके लिए वो सिंपल उदाहरण आप हमको बताते हैं। बहु माने क्या होता है, पतो, प्रतिक्रिया में होता झगड़ा। जब पतो एक बात का दो बात बोले, समझिए कौन नियम लगा रही है, कि नहीं बंद एकदम, ठीक है। बहु प्रतिक्रिया मतलब वही है, एक प्रतिक्रिया से बच्चे को न समझ में आए तो आप विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं का प्रयोग कर भी क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। आंशिक क्रिया का नियम क्या होता है, टुकड़ों में बांट बच्चे को। इसीलिए पहले जो था ना, जो पूरा पाठ मतलब होता था इकाई एक में आपको इतना बात पढ़नी है, इकाई 2 में इतने टॉपिक क्या करना है, पढ़ना है। इसी का हिस्सा जो है आजकल के कॉन्वेंट विद्यालय वाले लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी का एग्जाम आप सुने होंगे ना कि SA1 SA2 नहीं, FA1 FA2 होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, उसके बाद समस्या होता है। तो पहले FA1 होता है, फिर FA2। इनकेस क्लास बुक में कुल 12 लेसन है, तो 12 लेसन है तो इसको 4 सेमेस्टर में लेना है, तो 4 से भाग करें कितना हो जाएगा, शुरू का 3 लेसन FA1 में देंगे लोग, उसके बाद का 6 लेसन FA2 में, पूरे 6 लेसन का SA1 करा देंगे, फिर उसके बाद 9 लेसन तक 12 लेसन और कुल क्या हो जाता है, यह किसका हिस्सा जानते हैं, आंशिक क्रिया। और यही काम आपको भी करना चाहिए। पहले अगर कोई बात पढ़ाना चाहते हैं आप, तो पहले पूरा सारांश क्या करिए, बताइए, और उसके बाद उसको टुकड़ों में क्या करते रहिए, बताइए। बच्चा आसानी से क्या करेगा, समझ जाएगा, सीख जाएगा, और आपका सीखना भी प्रभावी होगा, अरे सिखाना भी, और बच्चा का सीखना भी क्या हो जाएगा। अगला क्या लिखे हैं, मानसिक स्थिति का नियम। पहली बात तत्पर क्यों करते हैं बच्चे को, बच्चे क्लास में जब आते हैं तो बच्चे हर कोई सब अपने अपनी समस्याओं से क्या रहते हैं, वो उसका कॉपी चुराएगा, वो उसकी कॉपी किताब खींच रहा रहता है, वो उसकी समस्या जाते सर जब पेन नहीं दे रहे हैं, नहीं बच्चे लोग पेन करते हैं, नहीं करता ऐसा, सर जी हमारा टिफिन चुरा लिए हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। वो छोड़ दो,
एमए हो जाला, सुपर ट्री क्लास में हो जाता है तो बहुत दूर की बात है, ठीक है ना। सब जो हमारे सीट पे बैठ गई हैं, ठीक, मानसिक स्थिति का नियम, ठीक। बच्चे को मानसिक स्थिति को पहले समझिए कि समझने योग्य है कि नहीं। इसीलिए कभी कभी देखते होंगे क्लास आप पढ़ाने गए प्राथमिक की, मतलब 1 से 5 तक की पढ़ाने गए हैं और वहाँ आगमन विधि का प्रयोग न करके आप निगमन विधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो बच्चे की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं रहे। इसलिए कि बच्चा अभी प्राथमिक में है और आपको पढ़ाए भी हैं, प्राथमिक कक्षाओं के लिए आगमन विधि और उच्च कक्षाओं के लिए निगमन विधि का प्रयोग करते हैं। तो मानसिक स्थिति का ध्यान रखते हुए अगर पढ़ाएंगे तो बच्चा आसानी से क्या करेगा, सही चलेगा, समझ जाएगा। अगला क्या होता है, पहला बात बताइए, पियाजे ने इस बात को परिभाषित कर लिया है, पढ़ा चुके हैं ना, आत्मसात क्या होता है, जैसे बताइए कविता आत्मसातकरण का मतलब क्या होता है, नहीं पता है, उनके पीछे में आप ही से करें, नहीं पता है, उनके बगल में पूजा जी बताइए, आप तो पढ़ी हैं, उनके पीछे कितना सिंपल है, कभी क्लास में बोला भी इसको मैं तोड़ के बता, हर चीज को इतना तोड़ के बताते हैं कि आप नहीं परिभाषा आते ना, तब भी आप स्वयं से परिभाषा जनरेट कर लें, घर चला दें। आत्म में क्या होता है, अच्छा स्वयं का ज्ञान अनुभव ही न होता है, और अनुभव को क्या कहते हैं, कौन है में तीर मारे वाली बात है, वही तो बात बता रहे हैं। पूर्व ज्ञान के आधार पे साधकरण करना, साधना, और पूर्व ज्ञान से जब साध्य करेंगे, नया चीज सीखने के लिए आप 3 घंटा 4 घंटा 1 घंटा बैठ के सीख रहे हैं, पूर्व ज्ञान के आधार पे नवीन जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, यही तो है। बच्चे को पहले में तत्पर कर पूर्व ज्ञान बताइए, पूर्व ज्ञान से जोड़ के जब बताइए, इसीलिए मैंने एक सिंपल उदाहरण देता हूँ, विज्ञान की किताब पूर्व ज्ञान के पूर्व माध्यमिक के पुस्तकों में देखेंगे लिखा होता आओ सीखें, पिछली क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा, अगली कक्षाओं में हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। भूगोल में लिखा होता पिछली क्लास में हमने पहाड़ पर्वत के बारे में पढ़ा, अब हम पठार के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे मैथ में भी होता है, पिछली क्लास में हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा, परिमेय संख्याओं का भाज्य अभाज्य और भी चीजें पढ़ने। विज्ञान में होता है पिछली क्लास में हमने ठोस द्रव गैस के बारे में अध्ययन किया, अब हम क्लास में ठोस द्रव गैस का रूपांतरण के बारे में पढ़ेंगे। यह क्या है, पूर्व ज्ञान। और पूर्व ज्ञान हम तो पिछली क्लास हमने पढ़ा, इसीलिए कहा जाता है पहले के लोग क्लास को ड्रॉप आउट कराते थे बच्चे को, घर पे अच्छा कहा कि मेरा बच्चा 4थी क्लास में अच्छा अंक पाया है, सबसे अधिक नंबर लेके आया था, तो मैं इसको 5वीं क्लास नहीं पढ़ाऊंगा, 6वीं में पढ़ाऊंगा। तो जब 5वीं क्लास में उसे ठोस द्रव गैस नहीं पढ़ा रहेगा तो 6वीं में जाकर रूपांतरण समझ में आएगा उसे। इसीलिए क्लास में अब खुदाने वाला सिस्टम, खुदाने का मतलब है ग्राफ आउट कराने वाला का सिस्टम क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया है। इसलिए इसीलिए 6 क्लास में पढ़ने के लिए 5 क्लास का आपको क्या ले जाना पड़ेगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा टीसी। तो जब 5 पढ़ेगा तभी ना बनाएगा वो विद्यालय वाला। अब वो कर दिया समझ हमारा जुगाड़ है, तब वो अपनी जगह है, वो अपनी जगह है ना, ठीक है। चलिए अगला है सादृश्यता, और अगला क्या लिखा गया है, अच्छा बताइए, हम नवीन जानकारी के पास, नवीन जानकारी प्राप्त करने के पास में जा रहे हैं लेके आपको, किस ज्ञान के आधार पे, पूर्व ज्ञान। सदृश्य, सदृश्य मैंने क्या होता है, पढ़ाए होंगे आपको उसमें, समाज में पढ़े होंगे आप लोग, समाज कभी पढ़े हैं, समाज में आप लोग पढ़े होंगे कर्मधारय समाज कि सर और उनका मुख चंद्रमा के सदृश, वास्तव में होता नहीं है, लेकिन उसकी क्या की नहीं उससे वही बात आपका सदृश होती है। पूर्व ज्ञान से नया ज्ञान का बहुत विशेष नहीं लेना देना है, लेकिन इसलिए हम लेके जा रहे हैं कि आप नवीन जानकारी के पास लगभग करीब तो क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। इसीलिए उसी समीकरण का क्या कहते हैं, और अंतिम क्या लिखा गया है, साहचर्य परिवर्तन की बात करेंगे। कल की क्लास में हमने बताया भी था, ठीक है ना, आप बता दीजिए। साहचर्य परिवर्तन का मतलब व्यवहार में, उनके बगल में
बताइए कुछ भी। उदाहरण के द्वारा समझाना है। कल क्लास में थे ना, उनके बगल में बताइए, वही है का बोलिए सर, हुए वाला कुछ तो हमको लगता है जान बुझ के कहते हैं कि सेम टू से चुड़े ना, ये बोला ठीक है। तो साक्षर परिवर्तन में बताता है, अगर बता से व्यवहार, तो व्यवहार उसका क्या होता है, उदाहरण ही ना होता है भाई, कि नहीं कहते लोग उसकी उपमा देते हैं किसी की कि वो ऐसा है तो ऐसा हमने किया, क्या दिया आपने उसका, से वही बात है कि साक्षर परिवर्तन का मतलब अगर बच्चा एक किताबी उदाहरण से समझ में नहीं आया तो आप उससे अलग व्यवहारिक उदाहरण देकर भी क्या करिए, समझाइए। यही कहलाता है कौन सा, साक्षर परिवर्तन का नियम कहलाता है। यह थांडाई का कौन सा नियम, दोनों। किसी कोई समस्या इसमें, जिसको न समझ में बेशक पूछिए, ठीक। नहीं पूछने का कारण ही होता है कि फिर दोबारा आपसे कंसल्ट करते हैं, पूछा जाता है तो आप चुप हो जाते हैं, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल होता है। तो आप देखिए क्या हो रहा है ना। अच्छा भाई, इन केस मैं बताया एक उदाहरण, तो क्या उसी के साथ साथ जोड़ के ना अगला उदाहरण मैं बताऊंगा। देखिए क्या होता है, मीनिंग अगर आप नॉर्मल ढूंढेंगे हिंदी के अकॉर्डिंग तो उसका मीनिंग कुछ और हो सकता है, लेकिन वह बात मनोविज्ञान में लाके क्या की गई है। जैसे देखिए क्या होता है, हिंदी में अगर आप इस बात को पढ़ेंगे ना, संप्रत्यय का मतलब क्या होता है। हिंदी में संप्रत्यय का मतलब होता है जुड़ना, संप्रत्यय का मतलब होता है जुड़ना, लगाव, उससे क्या बोलते हैं अटैचमेंट होता है। लेकिन मनोविज्ञान में क्या बताते हैं, वही बतिया है, इसको मतलब बताते हैं कंसेप्ट। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कंसेप्ट। अच्छा बताइए, जब तक किसी टॉपिक पे कंसेप्ट तब होगा जब उस टॉपिक से आप क्या होंगे, अटैच जुड़ा हो आप उस टॉपिक से। अच्छा मैथ आपको जिनको नहीं आता उन लोगों को क्यों नहीं आता है, मैथ से उनका लगाव नहीं है, सवाल नहीं लगाते हैं, सही बात ठीक, लोग ये बता देते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका, लेकिन सवाल अब जब लगाएंगे, रुचि बढ़ेगी तो अपने आप क्या बढ़ जाएगा, वही बात यहाँ बढ़ेगी। साक्षर का मतलब शाब्दिक होता है साथ साथ, तो साथ साथ क्या किया गया बताइए, परिवर्तन लाने के लिए हम एक उदाहरण के बजाय क्या कर रहे हैं, उसी जैसा क्या है दूसरा उदाहरण। देखिए अलग उदाहरण नहीं, उसी बात को समझाने के लिए ठीक उसी जैसा क्या बता रहे हैं हम, उदाहरण बता रहे हैं। ऐसे मैं बता दिया तरनी तनुजा तब तमारे तरुअर बहुत छाए, इस उदाहरण में क्या दिखा, क्या अगला जो उदाहरण बताया जाएगा क्या अलग हो जाएगा, मतलब कनक कनक के बताएंगे, अनुप्रास का ही कोई और बताएंगे, सेम वैसी रहना, वही बात यहाँ पर भी कही जा रही है। बस लेकिन अगली कंडीशन, शिक्षण के सेक्शन में, मनोविज्ञान के शिक्षण के सेक्शन में आप किसी भी विषय का उदाहरण क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, पढ़ाते समय से पढ़ाते में। अब इन्हें जो टॉपिक जो पढ़ा है वही बच्चे को उस टॉपिक से उस उदाहरण से समझ में आ जाना चाहिए, कि इसका इस्तेमाल आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। इस बात को बताने के लिए सबसे सिंपल उदाहरण बता दूं, आप लोग गाना सुनते हैं, गाते हैं आप लोग, बिल्कुल नाम सर। अगर ऐसा कोई गाता है तो क्षणा सर क्या बोल रहा है, गाना तो सब कोई गाता है, कोई गुनगुनाता है तो कोई गाता है, ठीक है कि नहीं उपेंद्र जी, गाते हैं कि नहीं आप, अच्छा वही होता है विभिन्न रस का है अपना जो भी है। उस केस में देखिएगा जब गाना खत्म होता है गाना कुछ और होता है, लेकिन उस गाना किस अंतरा पर चला म्यूजिक कुछ और बजता है। देखिए कभी ऐसा गाना कुछ और चल रहा होता है, लेकिन उसका सुर कहाँ से लिया गया उस म्यूजिक के द्वारा पता चलता है। कभी देखिए ऐसा कि गाना कुछ और पता चला, हिंदी वाला का म्यूजिक बज रहा है, ऐसा होता नहीं होता, वो सुर होता है, उसी सुर पे उसी तर्ज पे उसी धुन पे वो बात क्या की गई है, सेम वही बात यहाँ पर बात समझ गए ना। यह था एक और दोहरा लेंगे, ठीक है। गौण नियम कितने होते हैं, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, क्लियर हो गया ना। यह था आपका थांडाई का सिद्धांत, क्लियर हो गया सबको ना।
कोई भी समस्या होगी कल की क्लास में आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।